हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 14 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पुनः चर्चा में रहा पेरिस अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो कि पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान को कम करने की दिशा में किया गया था, किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2011। देखिए, दुनिया के नेताओं ने 5 साल पहले तापमान बढ़ने की जो सीमा तय की थी, दुनिया अब उसे पार करने के करीब है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 5 साल में दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। यह पूर्व में इस अवधि के कभी भी बढ़े तापमान की तुलना में सबसे ज्यादा होगा। इससे पहले 2018 में संयुक्त राष्ट्र तापमान बढ़ने और इससे जुड़े खतरों पर दुनिया का ध्यान आकृष्ट कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2015 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते का खास फायदा नहीं हुआ है। इस साल के शुरू में डेथ वैली के नाम से जानी जाने वाली घाटी का तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में शुमार साइबेरिया का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की नोह डेफनवाउ के अनुसार तापमान में यह बढ़ोतरी अप्रत्याशित है और यह इतिहास में उल्लेखित घटनाओं से ज्यादा बुरा अनुभव हमें दे सकती है। अमेरिका के पश्चिमी भाग और कैलिफोर्निया के हाल के महीनों में बढ़ा तापमान भविष्य के बुरे अनुभवों की ओर इशारा कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुकी है। बात करें पेरिस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बारे में, तो पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरण समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और उनके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 2015 में दुनिया के लगभग प्रत्येक देश द्वारा अपनाया गया था। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना है ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। इसके साथ ही आगे चलकर तापमान वृद्धि को और 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ध्यातव्य है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश को ग्रीन हाउस गैसों के अपने उत्सर्जन को कम करना होगा, जिसके संबंध में कई देशों द्वारा सराहनीय प्रयास भी किए गए हैं। यह समझौता विकसित राष्ट्रों को उनके जलवायु से निपटने के प्रयासों में विकासशील राष्ट्रों की सहायता हेतु एक मार्ग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के कौन से टाइगर रिजर्व में 12 साल के बाद भालुओं की संख्या का भी पता लगाया जाएगा? ऑप्शन ए कमलंग टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी ओरंग टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी नामदफा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी कार्बेट टाइगर रिजर्व। देखिए, बाघ बहुल कार्बेट टाइगर रिजर्व में भालुओं की भी मौजूदगी है। अब 12 साल बाद इनकी भी संख्या का पता लगाया जाएगा। बाघ गणना के लिए जंगल में लगाए गए कैमरों में कैद भालुओं के डेटा का विश्लेषण शुरू कर दिया गया है। कार्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वर्ष 2008 में यहाँ भालुओं की संख्या का आकलन किया था। तब पार्क में इनकी संख्या बहुत कम थी। इसके बाद से भालुओं की संख्या की कोई जानकारी विभाग को नहीं है। कार्बेट के बिजरानी रेंज, ढेला व झिरना में भालुओं की मौजूदगी दिखती रही है। इस बार कार्बेट प्रशासन की ओर से बाघ की गणना के लिए जंगल में कैमरे लगाए गए थे। इनमें बाघों के साथ ही भालुओं की भी तस्वीरें कैद हुई हैं। ऐसे में कार्बेट प्रशासन ने भालुओं की भी गणना का निर्णय लिया है। बात करें कार्बेट पार्क के बारे में, तो कार्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 में स्थापित हुआ। इससे पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। 1957 में महान प्रकृतिवादी, प्रख्यात संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कार्बेट की याद में बाघ को कार्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया। इसकी दूरी नैनीताल से कालाडूंगी एवं रामनगर होते हुए 118 किलोमीटर है। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क 521 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह पार्क 2 जिलों में फैला हुआ है। पार्क का एक मुख्य हिस्सा गढ़वाल जिले में और दूसरा नैनीताल जिले में आता है। प्रशासनिक दृष्टि से बाघ कालागढ़ और रामनगर वन विभागों के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बेट टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अटल टिंकरिंग लैब के तहत राष्ट्रीय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर के 3 बाल विज्ञानियों ने एक खेती में सहायक रोबोट का आविष्कार किया है जिससे पेटेंट कराया जा रहा है। इस रोबोट का नाम क्या है? ऑप्शन ए कृषि मैत्री, ऑप्शन बी अटल कृषि सहायक, ऑप्शन सी अटल कृषि मित्र, ऑप्शन डी अटल कृषि साथी।
देखिए, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर के अटल टिंकरिंग लैब के 3 बाल विज्ञानियों की मेहनत रंग लाई है। देश के किसी एटीएल का यह पहला आविष्कार है जिसे पेटेंट कराया जा रहा है। नीति आयोग से मिले पत्र के अनुसार 30 सितंबर तक इंडियन पेटेंट ऑफिस मुंबई में पेटेंट कराने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद जल्द ही पेटेंट प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। बाल विज्ञानियों ने भविष्य की खेती को लेकर अत्याधुनिक यंत्र का आविष्कार किया, जिसके व्यावसायिक उपकरण के लिए डेल कंपनी ने कुछ और सुधार किए हैं। रोबोट खेतों में जुताई, बुआई, कटाई के साथ साथ कीटनाशकों के छिड़काव, मिट्टी की गुणवत्ता, खेत में पानी की आवश्यकता और आर्द्रता का परीक्षण भी कर सकेगा। रोबोट को अटल कृषि मित्र नाम दिया गया है। बीते 2 दिनों में नीति आयोग के अधिकारियों, डेल कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञ और एटीएल इंचार्ज डॉक्टर धनंजय पांडे, प्रधान आचार्य डॉक्टर राघवेंद्र गोढ़ा, वो 3 बाल विज्ञानियों की वर्चुअल मीटिंग हो रही थी। बुधवार को नीति आयोग ने अधिकारी तासिक नारंग व फरहाना बेगम, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वायुसेना श्रीनिवास राव तथा डेल कंपनी की ओर से पी प्रतिभा पट्टी, अशोक ए कृष्ण कुमार और मुंडाला रविंद्र ने 2 घंटे से भी अधिक समय तक बाल विज्ञानियों व एटीएल इंचार्ज के साथ रोबोटिक खेती के हर एक पहलू पर बारीकी से चर्चा की। इसके बाद यह आविष्कार को पेटेंट करने का फैसला किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अटल कृषि मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ग्रीस का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर आग में तबाह हो गया। यह शरणार्थी शिविर ग्रीस के कौन से द्वीप पर बनाया गया था? ऑप्शन ए मिकोनोस द्वीप, ऑप्शन बी सेंटोरिनी द्वीप, ऑप्शन सी सिप्नालोंग द्वीप, ऑप्शन डी लेस्बोस द्वीप। देखिए, ग्रीस के लेस्बोस द्वीप पर बनाया गया एक शरणार्थी शिविर आग की भेंट चढ़ गया। इसके चलते करीब 12,500 शरणार्थी के सामने आसियाने का संकट खड़ा हो गया है। यह ग्रीस का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर बताया जाता है। मोरिना शिविर में क्षमता से 4 गुना ज्यादा शरणार्थी रह रहे थे। आग भड़कने पर इन सबको सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। बात करें लेस्बोस द्वीप के बारे में, तो लेस्बोस एक यूनानी द्वीप है जो उत्तर पूर्वी एजियन सागर में स्थित है। यह ग्रीस का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसे संकीर्ण माइटिलिनी जलडमरू मत द्वारा तुर्की से अलग किया गया है। इसकी राजधानी माइटिलिनी है। लेस्बोस उत्तरी एजियन क्षेत्र की एक क्षेत्रीय इकाई का नाम भी है। इसके भीतर लेस्बोस द्वीप 5 सासी द्वीपों में से एक है। अन्य है चियोस, इकारिया, लेमनोस और समोस। मध्य युग में यह बीजेंटीन और फिर जेनोइस शासन के तहत था। 1462 में ओटोमन साम्राज्य द्वारा लेस्बोस पर विजय प्राप्त की गई थी। ओटोमन्स ने 1912 में प्रथम बाल्कन युद्ध तक द्वीप पर शासन किया। जब यह ग्रीस के राज्य का हिस्सा बन गया। द्वीप को व्यापक रूप से प्राचीन ग्रीक कवि सेपो के घर के रूप में भी जाना जाता है और यह लेस्बियन शब्द का पहला नाम देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेस्बोस द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की बाल मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान रिपोर्ट 2020 में भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या 1000 जीवित शिशुओं पर कितनी रह गई है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 40। देखिए, भारत की बाल मृत्यु दर में 1990 से 2019 में बीच काफी कमी आई है, लेकिन पिछले 5 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों की मौत हुई उनमें से करीब 1/3 बच्चे भारत और नाइजीरिया के थे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी वैश्विक स्तर पर बाल मृत्यु में आई कमी की दिशा में दशकों में हुई प्रगति पर पानी फेर सकती है। बाल मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान रिपोर्ट 2020 में कहा गया कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या 1990 में 1,25,00,000 से कम होकर 2019 में 52 लाख रह गई। इसमें कहा गया कि पिछले करीब 30 साल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से बाल मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वैश्विक सेवाओं में बाधा पैदा हुई है, जिससे बच्चों की मौत की संख्या में गिरावट की दिशा में बड़ी मुश्किल से दशकों में प्रगति पर पानी फिर सकता है। मृत्यु दर को लेकर यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग और विश्व बैंक समूह द्वारा जारी नए अनुमान के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों की मौत में 1990 में 126 से कम होकर 2019 में 34 रह गई है। देश में 1990 से 2019 के बीच 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत में 4.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या 2019 में 8,24,000 रही, जबकि 1990 में यह 34 लाख थी।
रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 1990 में 89 की तुलना में पिछले साल 28 रह गई है। देश के पिछले साल 6,79,000 शिशुओं की मौत हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की कौन सी इंडस्ट्री दुनिया की शीर्ष 40 उन कंपनियों में शामिल हो गई जिनका मूल्य $200 से अधिक है? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी टाटा समूह, ऑप्शन सी आदित्य बिरला समूह, ऑप्शन डी आईटीसी लिमिटेड। देखिए, मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड $200 अरब का मूल्य हासिल करने वाली पहली घरेलू कंपनी बन गई है। इसके साथ ही आरआईएल दुनिया की 40 उन शीर्ष कंपनियों में शामिल हो गई जिसका मूल्य $200 अरब से अधिक है। बीएसआई और इंट्राडे में आरआईएल के शेयर 8.45% उछालकर 2,343.90 रुपए के रिकॉर्ड स्तर को छू गई। इससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण 15,84,908 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 7.10% उछाल के साथ 2,03,014 रुपए प्रति शेयर के भाव बंद कर दिए गए। बुधवार को भी कंपनी के शेयर करीब 3% उछाल कर बंद हुए हैं। आरआईएल के शेयरों में यह उछाल की मुख्य वजह यह है कि जियो प्लेटफॉर्म की निवेश करने वाली कंपनियां अब रिलायंस की रिटेल शाखा में निवेश के प्रति उत्सुकता जता रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फ्रांस से खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना की कौन सी स्क्वाड्रन में शामिल किया गया? ऑप्शन ए टाइगर्स, ऑप्शन बी विंग्ड एरोज, ऑप्शन सी कोबराज, ऑप्शन डी गोल्डन एरोज। देखिए, हरियाणा के अंबाला में वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन है जिसे गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है। राफेल को शामिल करने वाली यह पहली स्क्वाड्रन है। पश्चिमी एयर कमांड के अंतर्गत आने वाली यह ऑपरेशन कमांड वर्ष 1991 में अस्तित्व आई थी। वर्ष 1997 से 1975 तक यह डोंकर हंटर विमानों का घर रही। कारगिल युद्ध के दौरान यहां से 334 विमानों ने ऊंची चोटियों पर मौजूद दुश्मनों पर हमला बोला। इस दौरान पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोवा ने स्क्वाड्रन की कमान संभाली थी। इस स्क्वाड्रन को 9 नवंबर 1998 को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया था। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जुन सिंह वो देश के पहले वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने भी ग्रुप कैप्टन के रूप में अंबाला एयरबेस की कमान संभाली है। अंबाला एयरबेस रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। 1922 तक इससे रॉयल एयरफोर्स की भारतीय कमान के मुख्यालय के रूप में कार्य किया। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अंबाला एयरफोर्स बेस पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की बमबारी की चपेट में भी आया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोल्डन एरोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत, जिसके तहत पेयजल आपूर्ति, सीवेज निकासी और कचरा प्रबंधन जैसे परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, को कब लागू किया गया था और इसे पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ऑप्शन ए 2014 और 2022, ऑप्शन बी 2016 और 2025, ऑप्शन सी 2017 और 2030, ऑप्शन डी 2015 और 2021। देखिए, अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत मंजूर परियोजना को 31 मार्च 2021 तक पूरा करने वाले राज्यों को ही केंद्रीय मदद मिलेगी। इससे विफल रहने वाले राज्यों को खुद के संसाधनों से लंबित प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में चल रही परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय शहरी विकास सचिव ने गुरुवार को इसकी समीक्षा बैठक के दौरान यह चेतावनी दी। पेयजल आपूर्ति, सीवेज निकासी, स्ट्रीट लाइटें और कचरा प्रबंधन के मामले में इन राज्यों में चल रही परियोजनाओं को प्रगति की समीक्षा की गई। मिश्र ने समीक्षा बैठक में अमृत के तहत कराए जा रहे कार्यों की रफ्तार बढ़ाकर समय पर पूरा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अमृत मिशन की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। जो राज्य स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रह जाएंगे, उन्हें केंद्रीय वित्तीय मदद नहीं मिल पाएगी। ऐसे में उन्हें अपने ही संसाधनों से परियोजनाओं को पूरा करना होगा। अमृत मिशन की राष्ट्रीय रैंकिंग में चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है, तो हरियाणा को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। पंजाब 26वें स्थान पर है। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय शहरी विकास सचिव ने पंजाब और हरियाणा को अपनी रैंकिंग में और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। बात करें अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन की शुरुआत के बारे में, तो इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए इस अटल मिशन अमृत योजना का ऐलान राजधानी में किया। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार छोटे शहरों व कस्बों को या फिर शहरों से कुछ अनुभागों को चुनेगी और वहां पर बुनियादी सुविधाएं स्थापित करेगी।
मोदी ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। प्रधानमंत्री अमृत योजना का पूरा नाम अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2015 को लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य देश के सभी शहरों में पानी की जलापूर्ति और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना था। वित्त वर्ष 2015 से 5 वर्ष के लिए अमृत पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी जो है इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया गया है 2021 तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2015 और 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष पद हेतु किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गजेंद्र चौहान, ऑप्शन बी मुकेश खन्ना, ऑप्शन सी परेश रावल, ऑप्शन डी रजा मुराद। देखिए, जाने माने अभिनेता परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष होंगे। यह पद 2017 से रिक्त था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट कर कहा कि प्रसिद्ध अभिनेता परेश रावल को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनको खुद सिनेमा और थिएटर दोनों में लंबा अनुभव रखने वाले रावल ने कहा कि उनकी नजर भविष्य की ओर है। यह चुनौतीपूर्ण लेकिन मजेदार काम होगा। उन्होंने कहा कि उसमें ये सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे और एक क्षेत्र में उनकी इच्छा से अच्छा से जानना है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने भी रावल की नियुक्ति का स्वागत किया है। उसने कहा कि उसके मार्गदर्शन संस्थान से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। संस्कृति मंत्रालय के मीडिया सलाहकार नितिन त्रिपाठी ने कहा कि रावल की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की गई है। भाजपा सांसद रह चुके रावल को अभिनय के उनकी विविधता के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के तौर पर उनका करियर उपलब्धियों से भरा है। 1994 में उन्हें सर और वो छोकरी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 2014 में अभिनय के क्षेत्र में योगदान के लिए उनकी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वो कई सफल फिल्मों में उनकी भूमिका को खूब सराहा गया है। इनके नाम है हेरा फेरी, ऐतराज, अंदाज अपना अपना, चाची 420, हेरा फेरी, माला माल, वीकली, वेलकम, अतिथि तुम कब जाओगे, ओ माय गॉड जैसी फिल्में शामिल है। बात करें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में तो ये दुनिया के अग्रणी थिएटर संस्थानों में से एक है जो भारत में अपनी तरह का एकमात्र शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1959 में संगीत नाटक अकादमी के एक घटक के रूप में हुई थी। 1975 में यह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित हुआ और इसे 1880 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया, जो पूरी तरह से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। नाटकों को तैयार कर जनता के सामने प्रस्तुत करना यहाँ छात्रों के प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। संस्कृत नाटक, आधुनिक भारतीय नाटक, पारंपरिक भारतीय थिएटर रूपों, एशियाई नाटक और पश्चिमी नाटकीय प्रलेखों का व्यवस्थित अध्ययन और व्यापारिक प्रदर्शन का अनुभव छात्रों को रंगमंच की कला में एक ठोस आधार और व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इस संस्था का पुस्तकालय रंगमंच और नाटक के क्षेत्र में देश के सबसे विशिष्ट पुस्तकालयों में से एक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी परेश रावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में भारत के कौन से राज्य को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, स्टार्टअप कंपनी के लिए मददगार माहौल तैयार करने में गुजरात का प्रदर्शन लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ रहा। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की तरफ से स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 जारी की गई। इसमें केरल और कर्नाटक को टॉप परफॉर्मर घोषित किया गया। केंद्र शासित राज्यों में अंडमान निकोबार का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 22 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। स्टार्टअप कंपनी की रैंकिंग तैयार करने के लिए 7 मानक तय किए गए थे। इसमें संस्थागत सहायता, आसान नियम, सरकारी खरीद में छूट, इनक्यूबेशन मदद, सीड फंडिंग, वेंचर फंडिंग सुविधा एवं स्टार्टअप को लेकर जागरूकता शामिल है। इन मानकों के आधार पर रैंकिंग तैयार करने में 60,000 से अधिक लोगों से राय ली गई। इस मौके पर वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप के लिए मददगार माहौल देने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत में 36,000 पंजीकृत स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की रैंकिंग में उद्यमियों को भी स्टार्टअप की विस्तार व नए स्टार्टअप को शुरू करने में मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।